अगर 20वीं सदी में पैदा होने वाले तमाम शायरों के कलाम से 100 बेहतरीन गज़लें चुनी जाएं तो उसमें मजरूह की कई गज़लें आ जाएंगी। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर ऐसे अशआर को एकत्र किया जाए जो इस वक्त बाज़ौक़ लोगों की ज़बान पर चढ़े हुए हैं, तो उसमें मजरूह के शेरों की संख्या अपने समकालीनों में सबसे ज़्यादा होगी। मजरूह सुल्तानपुरी ने 20वीं सदी के चौथे और 5वें दशक में गज़ल की क्लासिक परंपरा में राजनीतिक प्रतीक बनाकर साबित किया कि गज़ल की विधा अपने तगज़्ज़ुल को त्याग किए बिना भी हर तरह के विषयों, भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों को प्रभावी और रोचक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखती है। मजरूह ने क्लासिक गज़ल की प्रतीकों और रूपकों में हल्की सी तब्दीलियां करते हुए एक नई आध्यात्मिक और शाब्दिक दुनिया बसाई और राजनीतिक रहस्यवाद में डूबी हुई आधुनिक गज़ल को आधुनिक वास्तविकताओं की मूर्ति बना दिया। मजरूह की गज़लों में सूफियाना शायरी के अनगिनत रूपक मिलते हैं जो उनकी कलात्मकता की बदौलत पाठकों के लिए जीवंत प्रतीकों का रूप देते हैं। वह नए युग की वास्तविकताओं की व्याख्या के लिए पारंपरिक भाषाई प्रणाली का उपयोग कुछ इस तरह से करते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि उनकी शायरी के रूप में जो कुछ प्रकट हुआ है उसने क्लासिक शायरी की प्रगतिशील साहित्य में पुनरुत्थान का काम किया है। उन्होंने प्रगतिवाद के शिखर के दौर में जब नज़्म के मुकाबले में गज़ल को निम्न श्रेणी की चीज़ समझा जाता था, बल्कि उसके विरुद्ध मुहिम भी चल रही थी, गज़ल की आबरू को सलामत रखा। उन्होंने गज़ल को उसकी तमाम नज़ाकत, हुस्न और बाकपन के साथ जिंदा रखा और अपने काव्य संग्रह को भी गज़ल का नाम दिया और ख़ुद उन्हें प्रगतिवादियों में खुद को शामिल रखने के लिए शेर भी कहने पड़े, जिनके लिए वो बाद में शर्मिंदा रहे। मजरूह को इस बात का दुख रहा कि उनके ऐसे ही चंद अशार को उछालकर कुछ लोग उनकी तमाम शायरी की खूबियों को पीछे डालने की कोशिश करते हैं। अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने बहुत कम कहा, लेकिन जो कुछ कहा वो लाजवाब है। उनके बेशुमार शेर खासो आम की ज़ुबान पर हैं। उनकी गज़लें अपनी मिसाल आप हैं, जिनमें ज़बान व बयां की उम्दगी के साथ अपने युग और उसके दर्द को बयान किया गया है। उनका कहने का ढंग इतना प्रभावी है कि दिल के घर किए बिना नहीं रहता। प्रगतिवादियों ने उनकी गज़लगोई को हर तरह से हतोत्साहित किया और उनको महज शिष्टाचारवश अपने साथ लगाए रहे। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में पैदा हुए। उनका असल नाम इसरार हसन खान था। उनके वालिद मोहम्मद हसन खान पुलिस में मुलाजिम थे और मजरूह उनकी इकलौती औलाद थे। मोहम्मद हसन खान ने खिलाफत आंदोलन के प्रभाव के कारण बेटे को अंग्रेज़ी शिक्षा नहीं दिलाई और उनका दाखिला एक मदरसे में करा दिया गया, जहां उन्होंने उर्दू के अलावा अरबी और फ़ारसी पढ़ी। मदरसे का माहौल सख्त था, जिसकी वजह से मजरूह को मदरसा छोड़ना पड़ा और 1933 में उन्होंने लखनऊ के तिबिया कॉलेज में दाखिला लेकर हकीम की सनद हासिल की। हिकमत की तालीम से फारिग होकर मजरूह ने फैज़ाबाद के कस्बा टांडा में औषधालय खोला, लेकिन उनकी हिकमत कामयाब नहीं हुई। उसी ज़माने में उनको वहाँ की एक लड़की से इश्क हो गया और जब वो बात रुसवाई तक पहुँची तो उनको टांडा छोड़कर
सुल्तानपुर वापस आना पड़ा। तिबिया कॉलेज में शिक्षा के दिनों में उन्हें संगीत से भी दिलचस्पी पैदा हुई थी और उन्होंने म्यूजिक कॉलेज में दाखिला भी लिया था। लेकिन जब ये बात उनके वालिद को मालूम हुई तो वह नाराज हुए और मजरू को म्यूजिक सीखने से मना कर दिया। इस तरह उनका ये शौक पूरा नहीं हो सका। मजरू ने 1935 में शायरी शुरू की और अपनी पहली गज़ल सुल्तानपुर के एक मुशायरे में पढ़ी। उनका तरन्नुम गज़ब का था। उनकी ज़हनी तबीयत में जिगर मुरादाबादी और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का बड़ा हाथ रहा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने उन्हें फ़ारसी और उर्दू की क्लासिकी शायरी के अध्ययन की सलाह दी। अलीगढ़ में उनको दाखिला नहीं मिल सका, इसलिए रशीद साहब ने उनको 3 साल तक अपने घर पर रखा। दूसरी तरफ जिगर साहब उभरते हुए अच्छे गले वाले शायरों को हर तरह प्रमोट कर रहे थे। खुमार बाराबंकवी, राज मुरादाबादी और शमीम जयपुरी सब उनके ही हाशिए मदारों में थे। जिगर साहब मजरू को भी अपने साथ मुशायरे में ले जाने लगे। ऐसे ही मुशायरे में वो मजरू को लेकर मुंबई पहुंचे तो श्रोताओं में उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर A.R. कारदार भी थे, जो मजरू की शायरी से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें बहुत बड़ी तनख्वाह पर अपनी फिल्मों के गीत लिखने के लिए मुलाजिम रख लिया। उस वक्त वो फिल्म शाहजहां बना रहे थे, जिसके संगीतकार नौशाद और हीरो K.L. सहगल थे, जो फिल्मों में अपनी आवाज़ में गाया करते थे। उस फिल्म में मजरू का लिखा हुआ और सहगल का गाया हुआ गाना हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया अमर हो गया। सहगल की वसीयत थी कि उनके मरने पर यह गाना उनकी अर्थी के साथ बजाया जाए। मजरू ने अपनी लगभग 55 साल की फिल्मी ज़िंदगी में बेशुमार गाने लिखे, जिनमें अधिकतर हिट हुए। उनकी कोशिश होती थी कि फिल्मी गानों में भी वो जहां तक संभव हो साहित्यिकता को बरकरार रखें, और जब कभी उनको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के आग्रह के सामने अदब से समझौता करना पड़ता था तो वो अंदर ही अंदर घुटते थे। लेकिन वो अपने पेशे में पूरी तरह प्रोफेशनल थे और अनावश्यक नाज नखरे नहीं करते थे। 1965 में उन्हें फिल्म दोस्ती के गाने चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए बेहतरीन गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिर 1993 में उनको फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के से नवाजा गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उनको गालिब इनाम और इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया। अदबी और फिल्मी सरगर्मियों के सिलसिले में उन्होंने रूस, अमेरिका, बरतानिया और खाड़ी देशों सहित दर्जनों मुल्कों के दौरे किए। बुढ़ापे में वो फेफड़ों की बीमारी से मुब्तला थे। 24 मई 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। जगन्नाथ आज़ाद के शब्दों में मजरू की शायरी विचारों और भावनाओं का सामंजस्य है, जिसमें जिंदगी के कई रंग झलकते हैं। मजरू की इंसान की महानता में अटूट आस्था, जिंदगी की ठोस हकीकत पर आधारित परंपरा और परंपरा के विस्तार का सम्मान मजरू के कलाम की विशेषता है। इसमें मूर्ति कला के चित्र जगह जगह वृद्धि करते चले जाते हैं। मुशफिक ख्वाजा का कहना है कि जदीद उर्दू गज़ल की तारीख में मजरू सुल्तानपुरी की हैसियत एक रुझान साज गज़ल गो की है। उन्होंने गज़ल के क्लासिकी रूप को बरकरार रखते हुए उसे जिस तरह अपने युग की समस्याओं का आईनदार बनाया, वो कुछ उन्हीं का हिस्सा है। पुरानी और नई गज़ल के बीच फ़र्क करने के लिए अगर किसी एक गज़ल संग्रह को चिन्हित किया जाए तो वो मजरू सुल्तानपुरी का काव्य गज़ल होगा।